So let's start with our chapter number 1, The Living World of Class 11 Biology का। एनसीईआरटी में लिखा है कि कितना वंडरफुल है हमारा लिविंग वर्ल्ड, की जो आपको अलग अलग तरीके के लिविंग टाइप देखने को मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में आपको ये रहते हैं, जो कोल्ड माउंटेन्स, डेड रीचेस, फॉरेस्ट हो गया, ओशंस हो गया, वगैरह वगैरह, इन जगहों में आपको ये रहने को मिलते हैं। इनकी गैलोपिंग हॉर्स की या फिर माइग्रेटिंग बर्ड्स की, द वैली ऑफ फ्लावर, इनकी ब्यूटी हमें वो करती है एक डीप सेंस ऑफ वंडर। फिर आया कि जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होता है एंड कोऑपरेशन होती है पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में और कम्युनिटी के पॉपुलेशन के बीच में, और जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक भी होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सेल के अंदर, ये हमें पूछता है कि क्या लाइफ है। ठीक है, जो कोऑपरेशन होता है लोगों के बीच में या उनके लड़ाइयाँ होती है लोगों के बीच में, ये सारी चीज़ें हमें पूछती है कि लाइफ क्या है। इसके दो क्वेश्चन है, इट हैज़ टू इम्प्लिकेट क्वेश्चन विद इन इट। पहला पूछता है जो टेक्निकल है, और क्या लिविंग इज़ अपोज टू नॉन लिविंग, की जो रहना है, लिविंग है, वो नॉन लिविंग के ऑपोजिट है। दूसरा है जो एक फिलोसफिकल वन है, ये पूछता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। पहला पूछता है लिविंग नॉन लिविंग के ऑपोजिट है, दूसरा पूछता है लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों है लाइफ। सो हमें एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, हमें रिफ्लेक्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड क्या है, हम इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा कि इफ़ यू लुक अराउंड, आपको अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, अदर एनिमल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये सेवरल ऑर्गेनिज्म जो आप नहीं देख सकते अपने नेकेड आई के, बट ये कुछ इन्होंने कहा है कि अगर आप अपने आसपास देखोगे आपको अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके आसपास है बट आप उनको नहीं देख सकते हो। ठीक है, अगर हम अपने एरिया को बढ़ाए जहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, हमने देखना है, सो अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओ तो हमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप डेंस फॉरेस्ट देखोगे तो आपको कितने नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। हर एक अलग अलग प्लांट, हर एक प्लांट हो गया, हर एक एनिमल हो गया, हर एक ऑर्गेनिजम्स, हर एक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, स्पीशीज़ होते हैं, याद रखना। ठीक है, और जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ होते हैं जो हमारे डिस्क्राइब्ड और जो जाने गए हैं वो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक है, और इसको ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो जितने भी अलग अलग तरीके के प्लांट एनिमल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्पीशीज़ होते हैं अलग अलग तरीके के। ये 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक है, एंड इसको ही क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, इसको ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। दूसरा, और जो इसको ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, हमारे कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए कि डेट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे हम न्यू एरियाज़ में एक्सप्लोर करेंगे या ओल्ड वंस में भी हमें न्यू न्यू ऑर्गेनिजम्स पता मिलते रहेंगे। सो हमने पिछले बारे में ये पढ़ा कि अगर आप अपने आसपास में देखोगे तो आपको बहुत तरीके के क्या देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर आप अपनी नेकेड काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो बट वो है आपके आसपास। ठीक है, अगर आप अपने एरिया को बढ़ाओ ऑब्जर्वेशन करने के लिए तो भी आपको अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट देखो तो आपको वहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। हर एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म जब आप देखते हो उसको स्पीशीज़ कहते हैं, जो कितने होते हैं 1.7 से 1.8 स्पीशीज़, अब तक 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आने गए हैं। इसको ही बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, और ये एंड बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, एंड इसको नंबर और कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ में प्रेजेंट है, इतने नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे हमें याद रखना कि जैसे जैसे हम अपने एरिया को, न्यू एरियाज़ को मतलब एक्सप्लोर करेंगे, अब या पुराने वाले एरिया जहाँ पर हम चले गए हैं वहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे तो हमें न्यू से न्यू ऑर्गेनिजम्स लगातार पता मिलते रहेंगे। ठीक है, दूसरा, एज स्टेटेड अर्लियर, मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल्स हैं हमारे वर्ल्ड में। हमें प्लांट और एनिमल को अपने अपने एरिया में अलग अलग तरीके से जाना जाता है कि हमारे पूरे, आज जैसे मैंने आपको बताया कि मिलियन है, सो मिलियन प्लांट एंड एनिमल है, और ये मिलियन प्लांट एनिमल अपने अलग अलग अपने अपनी जगहों में अपने अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये लोकल नेम जो होते हैं ना ये वेरी करते हैं, कि मान लो कि पंजाब में इसका एक अलग नाम होगा, उसी जगह हिमाचल में इसका अलग नाम होगा, तो आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे, इनके लोकल नाम अलग अलग होते हैं। बट इवन विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर भी, बट
प्रॉबेबली आपको कन्फ्यूजन तो होगा, कई बार आपको नहीं पता लगेगा। सो इसीलिए डेट वुड बी क्रिएटेड, अगर हमें नहीं पता लगेगा कि किस तरह हम पता लगाए, किस तरह बताए कि ये हम इस ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। सो इसी के लिए हमारा आया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्यों हुआ कि ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम कर पाए। तो इस तरह ये नहीं है, अब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब उसका चाहे अलग एक ही ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है, बट उसका अब हम उससे प्रॉब्लम आ सकती है ना कि हमें नहीं पता लग रहा, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी एक इंसान को नहीं पता लग रहा है हम किस ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो उसको पता लगाने के लिए हमें नोमेनक्लेचर करना पड़ा ताकि हम उसको एक ही नाम से जान पाए। अगर मुझे नहीं पता लग रहा है कि मैं अगर मुझे नहीं पता लग रहा है मैं दूसरे वाले इंसान को कैसे किससे बताऊं उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्योंकि मेरी जगह एक अलग नाम है, उसकी जगह एक अलग नाम है। सो इसके लिए एक नोमेनक्लेचर आया कि इस तरह से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को सेम नेम से ही जाना जाएगा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। नोमेनक्लेचर तभी हो पाएगा अगर हमें पता है टू नोमेनक्लेचर तभी ही पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। अगर मुझे ऑर्गेनिज्म्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है एंड हमें पता है किस ऑर्गेनिज्म के नाम से ये अटैच्ड है, कि हमें उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से बताए गए हो, तभी पॉसिबल है। मतलब अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है तो उससे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी उसकी ज़रूरी है। सो नाम क्यों रखा गया, तो इस तरह से क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम थे उन सभी के, ठीक है, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अब उनको इसी वजह से प्रॉब्लम आती है कि हमें नहीं पता लगता किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए नोमेनक्लेचर की नीड पड़ी ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक नाम से ही जाने पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर तभी हम कर सकते हैं अगर मैं उस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, मुझे पता हो कि किस ऑर्गेनिज्म के साथ इसका नेम अटैच होगा। इसके लिए इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। नाम, नोमेनक्लेचर नाम देना, उसको आइडेंटिफाई करना कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, इसका डिस्क्राइब करना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल अगर आइडेंटिफिकेशन हमने की है। सो अगर हमें फैसिलिटेट करना है, जो नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने इसको स्टडी को अच्छे से फैसिलिटेट करने के लिए काफ़ी साइंटिस्ट ने प्रोसीड्यूर मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश किए कि एक साइंटिफिक नाम दिए गए, अलग अलग मतलब प्रोसेसेस किए गए प्रोसीड्यूर से, ताकि हम एक साइंटिफिक नेम दे पाए एक ईच ऑर्गेनिजम्स को। ये एक्सेप्टेबल था बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, ठीक है। कि हमें किया कि काफ़ी साइंटिस्ट ने किया कि हमें एक मतलब हर एक ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नाम दे पाए, ठीक है, और ये बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल था, ठीक है। फॉर प्लांट्स के लिए अगर हम देखें, साइंटिफिक नाम्स को ना अग्री किया गया था, बेस था ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया जो प्रोवाइडेड थे इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। प्लांट्स का जो था ना, प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम्स है ना, उनको बेस किया गया था जो अग्रीड प्रिंसिपल क्राइटेरिया जो प्रोवाइड किया गया था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब प्लांट्स के लिए कौन से यूज़ किए गए थे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका आपको फुल फॉर्म के बारे में भी आ सकता है, ICZN एंड ICBN, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम हमें इंश्योर ये करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक नाम है। अब लोकल नेम हर जगह है, बट उसका एक नाम होना भी ज़रूरी है जो उसको हर जगह में उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम हमें इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द टू राइट विद द सेम। अगर मैं बताऊंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक डिस्क्रिप्शन दूंगी तो हमें पता लग जाएगा मैं किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। ये इंश्योर करते हैं कि इस तरह के नाम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, कि ये इंश्योर करता है कि अगर ये नाम, मान लो मैंगो है, मैंगो का नाम क्या था, मैंगीफेरा इंडिका, अब ये नाम किसी और के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा, ये उसी के लिए ही किया जाएगा। अब अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम होते हैं, बट ये नाम सिर्फ उसका ही होगा, ठीक है, और ये सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स का ही रहेगा। सो इसीलिए हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ी। सो याद रखना, इस बारे में क्या था कि साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे कुछ प्रोसीड्यूर किए कि हमें एक साइंटिफिक नाम दे पाए इनको, और इसको प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगर साइंटिफिक नाम इसीलिए आया ताकि हम हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन करके हम एक नाम पर पहुंच सकते हैं, ताकि अलग अलग, क्योंकि पहले क्या था, अलग अलग नाम थे, अलग अलग लोकल नाम पे लोकल लोग अपने लोकल जगहों में अलग अलग नाम से जानते थे। इसीलिए हमें हुआ कि एक नाम हो, तो वो एक नाम साइंटिफिक नेम आया, और ये किसी और ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। याद रखना, किसी और के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा, ये सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स का एक ही नाम होता है। अब बायोलॉजिस्ट ने फॉलो किया कुछ प्रिंसिपल्स को, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, ताकि वो साइंटिफिक नाम दे पाए टू ऑर्गेनिजम्स के। मतलब उन्होंने, बायोलॉजिस्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स को यूज़ किया ताकि हम एक साइंटिफिक नाम दे पाए। हर नेम का दो कंपोनेंट होगा, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट।
ये जो सिस्टम था ना जिसमें हमें दो कंपोनेंट थे, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाय दो होते हैं तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, जिसमें दो कंपोनेंट हो गए, क्या, जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। सो जो नेमिंग थी ना, नेमिंग सिस्टम कार्लेस लीनियस ने दिया था, इसको बायोलॉजिस्ट ने प्रैक्टिस किया था पूरे वर्ल्ड में। याद रखना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लेस लीनियस ने दिया था। इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा जेनेरिक, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जो नेमिंग सिस्टम है जिसमें दो वर्ड फॉर्मेट होता है ना, उसको कन्वीनियंट माना गया, उसको आसान माना गया, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगीफेरा, याद रखना द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंगीफेरा इंडिका था, मैंगीफेरा। अब इसका पहला वर्ड देखना ना, ये क्या था, बड़े लेटर में था, मैंगीफेरा इंडिका। इसमें अगर हम देखें, मैंगी मतलब ये है जेनेरिक नेम, और इसका पहला लेटर क्या है, बिग, इंडिका, और ये है स्पीशीज नेम, और इसका पहला लेटर क्या है, स्मॉल, ठीक है। ये है हमारा इसके बारे में, ठीक है। अब मैंगीफेरा इंडिका था इसका मैंगो का नाम। अब इसके कुछ रूल्स थे, ठीक है, इस पूरे की चीज़ के। देयर आर, पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, कि जो ये नेम्स होते हैं ना वो लैटिन में होते हैं, ठीक है, और इनको लिखा इटैलिक्स में जाता है, और ये लैटिनाइज किए जाते हैं, और इसको ड्राइव किया जाता है लैटिन से, इरिस्पेक्टिव चाहे इसका ओरिजिन कुछ भी हो। अब मैंगो का ओरिजिन चाहे कुछ भी हो, बट इसको लिखा जाएगा लैटिन में ही। दे आर एक्चुअली रिटन इन, मतलब इसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, बट इनको लैटिन से ही डेराइव किया जाएगा, ठीक है, चाहे इनका ओरिजिन कुछ भी हो। पहला वर्ड मैंने आपको बताया था जीनस होता है, वाइल द सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। दोनों के दोनों वर्ड्स को जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो उसको सेपरेट करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, और इसको प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, ताकि इनका लैटिन ओरिजिन दिखा पाए। सो पहला कि नाम जो होता है अटैलिक्स में होता है, लिखते अटैलिक्स में है, होता लैटिन में है, चाहे इसका कुछ भी ओरिजिन हो, बट इसको लैटिनाइज ही किया जाता है, ड्राइव किया जाता है लैटिन से। दूसरा, पहला जीनस होता है, दूसरा स्पेसिफिक होता है। तीसरा कि जब इनको हम लिखते हैं ना, हैंड रिटन करते हैं, तो इनको सेपरेट अंडरलाइन कर देते हैं सेपरेटली, और इसको प्रिंट करते हैं अटैलिक्स में, ठीक है, ताकि इनका लैटिन ओरिजिन दिखा पाए। दूसरा, पहला वर्ड हमें डोनेट करता है जीनस, जो स्टार्ट होता है कैपिटल से, दूसरा होता है स्मॉल लेटर से, एंड ये इलुस्ट्रेट किया, इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, विच इज़ मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अब एक और लाइन है कि ऑथर का नाम ना आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट आता है, मतलब बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में आता है, इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, मैंगी फेरा इंडिका लिन। लिन दिखाता है कि ये स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया था लीनियस ने। सो ये था हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो मैंने आपको बताया कि नाम साइंटिफिक नाम इसीलिए है ताकि हम हर एक ऑर्गेनिजम्स को एक नाम से जान पाए, कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का एक नाम हो, और ये साइंटिफिक नेम एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाएगा और किसी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होगा। और इसको कार्लेस लीनियस ने दिया था। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा किया गया था, जिसमें एक पहला वर्ड था जीनस, दूसरा था स्पेसिफिक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट था। इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। दो नाम थे, दो कंपोनेंट थे, और ये कन्वीनियंट था। इसको कार्लेस लीनियस ने दिया था। दूसरा, इसके कुछ रूल्स है, ये लैटिन में होता है, इसको लिखा जाता है, इसको मतलब रिटर्न किया जाता है इटैलिक्स में, इसको चाहे इसका ओरिजिन चाहे कुछ भी हो, बट इसको लैटिनाइज्ड ही किया जाता है, ड्राइव किया जाता है लैटिन से। दूसरा, पहला नाम जीनस है, दूसरा स्पेसिफिक है। पहला नाम जीनस जो होता है उसका कैपिटल लेटर होता है, दूसरा स्पेसिफिक होता है उसका स्मॉल लेटर होता है। उसके बाद आया कि इसको अगर हम हैंड रिटन करते हैं ना, इसको सेपरेट अंडरलाइन कर दिया जाता है और इसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है ताकि इसका लैटिन ओरिजिन दिखा पाए। दूसरा आया कि ऑथर का नाम, लास्ट आया कि ऑथर का नाम एंड में लिखा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाता है, और एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। अब ये मैंगीफेरा इंडिका लिन हमें ये बताता है कि ये स्पीशीज़ हमारा लीनियस ने दिया था, कार्लेस लीनियस ने दिया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे से। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हम सभी ऑर्गेनिजम्स को तो अब इकट्ठे पढ़ नहीं सकते हैं ना, इसीलिए हमें कुछ
ज़रूरत पड़ी कुछ मीन्स को डिवाइस करने की ताकि हम इसको पॉसिबल कर पाए कि हम सभी ऑर्गेनिज्म को इकट्ठे स्टडी कर पाए। उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ जो होती है उसको कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर दिया जाता है कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर, कि हमने कुछ कैरेक्टर्स देखने हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से। अगर वो आपको हर एक उस ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास डॉग है, डॉग बात करता है, तो उसको उस बेसिस के ऊपर उसको हमने डॉग कैटेगरी में रख दिया। अब उसको ही क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स को देखकर हमने उसको एक ग्रुप में डाल देना ताकि हम इससे, अब ये थोड़ी हम एक डॉग है तो डॉग एक डॉग की हम स्टडी करें, नहीं। अगर हमने एक डॉग का पढ़ लिया तो एक डॉग की हम स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं। उसी तरीके से हम इसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन यही होता है। हम ईजिली रिकॉग्नाइज करते हैं ग्रुप्स को, सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और डॉग्स, ठीक है। मोमेंट वो यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म हमें पता लग जाता है। जैसे हमने डॉग बोला, हमें पता है डॉग क्या करता है, हमने कैट बोला, हमें पता है कैट क्या करती है। हम कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं। व्हाट इमेज, इसमें बोला है कि क्या इमेज आप देखोगे अगर आप डॉग के बारे में बोलोगे, एल्स्टीसिन वगैरह वगैरह। एंड सिमिलरली अगर हम मैमल्स बोलेंगे, हम एनिमल्स के बारे में सोचेंगे, आप उन एनिमल्स के बारे में जिसके एक्सटर्नल एयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं। लाइक वाइज प्लांट में भी अगर हम वीट के बारे में बोलेंगे तो हम वीट के बारे में ही सोचेंगे, राइस के बारे में नहीं बोलेंगे ना। डॉग, ये जो डॉग होता है, ये कैट होता है, मैमल्स होते हैं, ये कन्वीनियंट कैटेगरीज होती है। हम इसको कन्वीनियंट कैटेगरीज के बेसिस के ऊपर हमने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया है। तो एक ऑर्गेनिज्म ना, हमने एक ग्रुप बना लिया, कैटेगरी बना ली जिसमें हम इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, इस कैटेगरीज का टेक्सा होता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या होता है, टेक्सा होता है। ये टेक्सा इंडिकेट करते हैं कैटेगरीज को अलग अलग लेवल पे। जैसे मतलब प्लांट एक टेक्सा बनाता है, वीट एक टेक्सा है, बट ये अलग अलग लेवल्स पर है, याद रख लेना, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा कि हम अब एक और हम सभी ऑर्गेनिज्म को तो इकट्ठे पढ़ नहीं सकते, तो इसको हमने पॉसिबल करवाने के लिए हमने क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन की। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर उनको हम क्या करना है, हमने क्या करना होता है, उस कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर उनको हमने ग्रुप कर देना होता है, कैटेगरीज में डाल देना होता है, ठीक है। अब जैसे डॉग, कैट, हमारे पास आ गया डॉग, कैट, इंसेक्ट, कुछ भी है, ये सारे के सारे कुछ कैटेगरीज होती है। हम कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब ये इसका साइंटिफिक नेम होता है टेक्सा। टेक्सा जो होते हैं ना, अब ये डॉग टेक्सा है, मैमल टेक्सा है, हमारा कैट टेक्सा है, सब कुछ टेक्सा है, बट ये टेक्सा है एक अलग अलग लेवल पर जाकर, ठीक है। दे आर टेक्सेस उस पर अलग अलग लेवल पर जाकर। बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सास में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको हम इस क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है, टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी क्या होती है कि कुछ करेक्टर्स के बेसिस के ऊपर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सास में क्लासीफाई कर देंगे, इसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इसमें अब ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी को कौन फॉर्म करता है, एक्सटर्नल बाहर के और इंटरनल स्ट्रक्चर, और साथ में सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, या ये सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, हमारा बेसिस बनाती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी की। हेंस कैरेक्टर्स एंड आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, याद रखना ये प्रोसेस है जो बेसिक है। क्या क्या, करेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स के मतलब इस कैरेक्टर को देखना कि इस ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर उस पर, ठीक है। फिर उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फिर उसको ग्रुप में डालना, उसका नोमेनक्लेचर करना। ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो बेसिक होते हैं। क्या क्या, कौन कौन से, करेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स के बेसिस, आइडेंटिफिकेशन पता लगाना, नोमेनक्लेचर नाम देना, क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में डाल देना। सो कौन से हमारे टेक्सोनॉमी के बेसिस होते हैं, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, let me remove it. So characterization, identification, classification एंड नोमेनक्लेचर, ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जो बेसिक है टेक्सोनॉमी के, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है कि न्यू है, इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बींग्स ना शुरू से ही उनको इंटरेस्ट था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, पर्टिकुलरली विद इन रेफरेंस टू उस पर कि खुद के यूज़ के लिए वो जानते थे अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। पहले ज़माने में ह्यूमन बींग को रिसोर्सेज फाइंड करनी थी अपने बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है। उनको रिसोर्सेज फाइंड करनी थी, जैसे क्लोथिंग वगैरह के लिए उनको अलग अलग चीज़ें फाइंड करनी थी। सो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो थी ना, वो थी ऑर्गेनिजम्स के यूज ऑफ वेरियस वगैरह, कि इस ऑर्गेनिजम्स का यूज़ क्या है, तो उस बेसिस के ऊपर थी। सो याद रखना टेक्सोनॉमी कुछ नई चीज़ नहीं है कि अभी आई है, लोगों को पहले से, ह्यूमन बींग को पहले से ही इंटरेस्ट था कि वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जांचे। बट पहले में ना वो इसलिए सोचते क्योंकि उनको अपने यूज़ के लिए, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए जरूरत थी। सो पहले की क्लासिफिकेशन यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी, ठीक है। अर्लीस्ट हमारी क्लासिफिकेशन। फिर आया ह्यूमन बींग्स को ना वर सिंस लॉन्ग नोट ओनली कि उनको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना था, बट उनको उनके बीच में रिलेशनशिप के बारे में भी जानना था। इसको हम सिस्टमेटिक्स बोलते हैं कि
ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना, बट उनके रिलेशन के बारे में भी जाना कि उसका उसके साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं है। सो उनको इन चीज़ों के में भी इंटरेस्ट था। इस ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक कहा जाता है। वर्ड सिस्टमेटिक को ड्राइव किया जाता है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है सिस्टेमा। सिस्टेमा होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करना। ठीक है, एक बार मैं दोबारा करवाऊंगी क्लासिफिकेशन। ये चीज़ कार्लेस लीनियस ने आई थिंक उसको एज अ सिस्टेमा नेचर अपने पब्लिकेशन, अपनी बुक का टाइटल रखा था। एंड ये जो स्कोप था ना सिस्टमेटिक का, उसमें बाद में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आया। सिस्टमेटिक ने मतलब ये देख लो, अगर हम सिस्टमेटिक बोलें सिस्टमेटिक ना एक्चुअली में टेक्सोनॉमी है, मतलब इसमें हमारी करेक्टराइजेशन आ रही है, आइडेंटिफिकेशन आ रही है, हमारी नोमेनक्लेचर आ रही है, क्लासिफिकेशन आ रही, बट ठीक है ये भी है, बट साथ में फाइलो जेनी विच इज़ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में भी पता लगाना। सो यही चीज़ हमने इस चीज़ में पढ़ी कि हमने पढ़ा कि हमारे पास अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों करी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को उन कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर ग्रुप्स में डालना, कुछ कैटेगरीज में डालना। अब इसको क्लासिफिकेशन कहते थे। अब हम जैसे मान लो डॉग है, कैट है, ये सारे के सारे कैटेगरीज है, बट इसका साइंटिफिक नेम टेक्सा था। अब इसको कैरेक्टर्स को कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्सास में डालना ही टेक्सोनॉमी होता है। टेक्सोनॉमी के बेसिस क्या होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब इसमें हम इंटरनल, एक्सटर्नल, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस सब कुछ इसी में ही पढ़ेंगे। ये बेसिस बनाते हैं हमारे मॉडर्न टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो होती है ना, मतलब पता लगे ना कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर उनको हमने अलग अलग टेक्सास में डाल देना। ये डॉग, कैट वगैरह ये सारे टेक्सास है, बट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर जाके, मैमल्स हो गए, कुछ भी हो गए, अलग अलग लेवल्स पर जाकर है। दूसरा टेक्सोनोमा अब हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लोगों को पहले से ही इंटरेस्ट था अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बट वो लोग पहले अपने यूजेस के लिए देखते थे। सो पहली क्लासिफिकेशन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म था। दूसरी चीज़ आई हमारे पास कि ह्यूमन बींग्स को ना ही सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की इच्छा थी, बट उनके बीच में रिलेशनशिप पता लगाने की भी, दैट ऑल्सो नो द रिलेशनशिप, उनके बीच में रिलेशन क्या है, इसको हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। पहला वर्ड, द वर्ड सिस्टमेटिक को हमने लेटिन से लिया है, विच इज सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक अरेंज करना। लीनियस जो था ना, लीनियस ने हमारा सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन किया था। एंड उसकी इसमें ना याद रखना, सिस्टेमा होता है, सिस्टमेटिक्स होते हैं लाइक टेक्सोनॉमी को और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, मतलब जो हमारे पीछे जो रिलेशनशिप होते हैं, मतलब किस इस ऑर्गेनिजम्स का उसका पुराने रिलेशन क्या था, किस ऑर्गेनिजम्स के साथ हमारा किस ऑर्गेनिजम्स के साथ पुराना रिलेशन था, उसी को ही बोला जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पता लगाना। सो हमारा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्लस टेक्सोनॉमी हमारा सिस्टमेटिक्स बनाते। तो ये था हमारी टेक्सोनॉमी के बारे में। अब हम करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन करना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, इन विच हर एक स्टेप एक रैंक करता है, रिप्रेजेंट करता है एक रैंक या कैटेगरी। सो क्लासिफिकेशन करना एक सिंगल स्टेप नहीं है, हर एक स्टेप जो होता है ना एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी बोल लो उसको। सिंस कैटेगरी हमारे पूरे के पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होता है, तो इसको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। एंड ये सारी की सारी कैटेगरी इकट्ठे मिलकर टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। सो हमने कहा जो क्लासिफिकेशन करना कि ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर ग्रुप करना, ये एक सिंगल स्टेप नहीं है, हायरार्की होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप्स का पार्ट होता है। हर एक स्टेप को हम कैटेगरी बोलते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी हमारे टेक्सोनॉमिक इसका पार्ट है, तो उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती है, तो उसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। हर एक कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफिकेशन की यूनिट कहा जाता है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, इसको हम टेक्सोन भी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी का एक्चुअली में साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है कैटेगरी का, टेक्सा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है टेक्सा। सो वही है कि हर एक कैटेगरी को हम क्लासिफिकेशन की यूनिट कहते हैं। एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ रैंक, एंड इसको हम टेक्सोन भी बोलते हैं, टेक्सा भी बोल देते हैं। ठीक है, प्लूरल में। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। मान लो इंसेक्ट, वी हैव इंसेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, लाइक 3 ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, देयर आर 3 ज्वाइंटेड लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। जैसे
ठीक है, ये एक ऐसी कैटेगरी होती है प्लांट्स की। सो इंसेक्ट एक ऐसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक कॉमन फीचर देखने मिले 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्लासीफाई किया जाता है एंड वे आर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। मान लो अब हमने उसको कैटेगरी क्यों दी, क्योंकि हमने पता लगा लिया कि अगर कोई किसी के 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है तो इट इज़ एन इंसेक्ट, तो इसको इंसेक्ट बोला जाता है। सो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हमने इसको आसानी से पता लगा लिया। मुझे कहीं पे भी दिख जाता तो मैं बोल दी इट इज़ एन इंसेक्ट, क्योंकि देयर आर सम करेक्टर्स जो हमें इससे पता लग सकता है कि इट इज़ एन इंसेक्ट। तो ये कुछ इसको ही कैटेगरी बोला जाता है। तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या दिया जाता है, एक रैंक और कैटेगरी बोला जाता है। ठीक है, हर एक रैंक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ने आपको बताया था। कैटेगरी रैंक होती है, इसको हम टेक्सा बोलते हैं, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। एंड टेक्सोनोमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज ना बायोलॉजिकल अलग बायोलॉजिकल एंटाइटीज नहीं है बट मॉर्फोलॉजिकल ही एग्रीगेट्स है। मतलब ये अलग कोई मतलब ये अलग नहीं है, दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़। ये अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है, ना कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स है। कि ये मत सोचो कि ये देखने में। सो याद रखना टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है, ये इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट है कि ये बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ होती है, बायोलॉजिकली अलग होती है। बट इसको हम ये नहीं बोल सकते कि मॉर्फोलॉजिकल, दे आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल इनमें डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा, कैटेगरीज में आपको सिर्फ बायोलॉजिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैंने पढ़ाया कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इज़ अ मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, हर एक स्टेप को हम कैटेगरी बोलते हैं। इस कैटेगरी को ये पार्ट है टेक्सोनोमी का, इसको टेक्सोनोमी कैटेगरी बोलते हैं। अब बहुत ज़्यादा होती है तो टेक्सोनोमिक हायरार्की बोला जाता है इसको। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगी क्योंकि आई वॉज नॉट ऑडिबल। सो क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी एक मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। हर एक स्टेप आपको एक रैंक बताता है या कैटेगरी बताता है। क्योंकि कैटेगरी टेक्सोनोमी का पार्ट होता है, इसको टेक्सोनोमी कैटेगरी कहा जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसको टेक्सोनोमिक हायरार्की कहा जाता है। तीसरा, कि हर एक रैंक हमारी कैटेगरी यूनिट जो क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होती है, इसको टेक्सोन भी बोलते हैं, प्लूरल में इसको टेक्सा भी बोल सकते हैं। दूसरा, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ना इसको हम इलुस्ट्रेट कर सकते हैं। मान लो कि जैसे हमारे पास इंसेक्ट है, इंसेक्ट में क्या होता है, 3 आपको जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलती है, तो हम इसको इजिली रिकॉग्नाइजेबल होते पता लग जाता है किसी भी देख के कि हाँ ये इंसेक्ट है। इसी तरीके को ही बोला जाता है, हमारी इसमें कैटेगरीज होती है, यही रैंक होता है, यही कैटेगरी होती है। अब ये जो कैटेगरीज होती है, ये हायरार्कीज होती है ना, ये बायोलॉजिकल होती है, बायोलॉजिकली अलग होती है बट मॉर्फोलॉजिकल नहीं होती। सभी, अब मान लो डॉग है, डॉग सभी देख रहे हो बायोलॉजिकली अलग है बट नॉट मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है। ठीक है, दूसरा, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी। जैसे किंगडम, अगर हम टेक्सोनॉमिक स्टडी करेंगे ना हर एक नॉन ऑर्गेनिज्म से, इससे हमें कॉमन कैटेगरीज की डिस्कवरी होती है। जैसे किंगडम, फाइलम जिसको डिवीजन भी बोलते हैं प्लांट्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ठीक है, सो इन सभी की स्टडी से हमें ये कैटेगरीज पता लगी, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हर ऑर्गेनिज्म जोन सा भी जो प्लांट में है, एनिमल किंगडम में है, हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। जो प्लांट में उनके पास स्पीशीज सबसे छोटी लोएस्ट कैटेगरी होती है। और बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो होती है हर एक इंडिविजुअल के करेक्टर की हमें नॉलेज होनी है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की नॉलेज होनी। सो बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ द करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता होना है, या उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिक हमें ये पता हो, उस बेसिस के हम उसको कैटेगरीज में डाल सकते हैं। ये हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है, डिसिमिलरिटीज़ है, एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंसेस है। सो टेक्सोनोमिक स्टडी से हमें क्या पता लगता है, टेक्सोनोमिक स्टडी से हमें कैटेगरीज, और मतलब इसकी स्टडी करके हमें कैटेगरीज का पता लगा, डेवलपमेंट हुई, कुछ कॉमन कैटेगरीज लाइक वी हैव किंगडम, फाइलम वगैरह, इन चीज़ों की हमारी वो हुई। हर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एनिमल है उनके पास स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी। मेन हमें क्या चाहिए, मेन होना चाहिए हमें हर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, हमें सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो इससे हमें कैटेगरीज के बारे में पता लगा। ठीक है, अब हम धीरे धीरे कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।